ये कहानी शुरू होती है रजत और अंजलि से। एक प्यारा सा कपल जिन्होंने लव मैरिज की थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही शादी हुई पहली ही रात अंजलि के बर्ताव में कुछ अजीब होने लगा। उसकी हरकतें ऐसी थीं जिन्हें देखकर रजत की रूह तक कांप उठी। और यहीं से शुरू होती है एक खौफनाक दास्तान जिसे आज तक न रजत भूल पाया और न ही अंजलि। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या अंजलि के साथ कुछ था या कोई और उसके पीछे था? इस पूरी सच्चाई को सुनकर आपकी भी रूह अंदर तक हिल जाएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक डरावनी और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने के लिए। तो चलिए सुनते हैं शैतानी दुल्हन। पुणे शहर की गगनचुंबी इमारतों और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच मॉडल टाउन की एक पुरानी गली में शांति निवास नाम का मकान आज फूलों की खुशबू और शहनाई की गूंज से भर चुका था। आम दिनों में ये 2 मंजिला घर बिल्कुल शांत रहता था, लेकिन आज जैसे हर दीवार बोल रही थी, कोई गीत गा रही थी तो कोई गवाह बन रही थी एक नई दुल्हन के आगमन की। शांति देवी घर की आदरणीय महिला अपने छोटे बेटे रजत की शादी में व्यस्त थीं। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। रजत एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा नौजवान था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम करता था। दफ्तर में ही उसकी मुलाकात हुई अंजलि से, सांवली, तीखी नाक वाली, आत्मविश्वासी लड़की जिसकी मुस्कान में सादगी थी। ये शादी एक लव मैरिज थी, लेकिन रजत और अंजलि ने परिवार वालों की इज्जत रखी और सबकी सहमति से शादी करने का फैसला किया। शांति देवी को कोई ऐतराज नहीं था। वो रजत की खुशी में ही अपनी खुशी देखती थीं। घर का आंगन गेंदे और गुलाब की मालाओं से सजा हुआ था। दीवारों पर झिलमिलाती लाइटें और हर कोने में हंसी गूंज रही थी। रजत का बड़ा भाई आलोक और उसकी भाभी सुरभि भी मौजूद थे। सुरभि जो इस घर की बहू होने के साथ साथ रजत की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। रजत हर छोटी बड़ी बात सबसे पहले सुरभि से कहता था। अपने दिल की उलझनें, ऑफिस के किस्से और अंजलि से पहली बार मिलने की कहानी भी। वो कहते हैं ना, कुछ रिश्ते खून से नहीं भरोसे से बनते हैं। रजत और सुरभि का रिश्ता कुछ ऐसा ही था। शादी की रस्में तेजी से चल रही थीं। महफिल सजी हुई थी, बाहर शहनाइयां बज रही थीं। शादी की रस्में अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थीं। पुणे की रात अब गहराने लगी थी, लेकिन शांति निवास का हर कोना रोशनी और संगीत से जगमगा रहा था। दियों की लो हवा से थरथरा रही थी, जैसे उन्हें किसी अनहोनी की आहट सुनाई दे रही हो। रजत और अंजलि दोनों एक दूसरे का हाथ थामे घर की चौखट पर खड़े थे। अंजलि के चेहरे पर हल्की थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई जिंदगी की चमक साफ झलक रही थी। उसने लाल जोड़े में अपने बालों को घूंघट के नीचे छुपा रखा था। शांति देवी ने चौखट के पास एक चांदी का कलश रखा, जिसमें ऊपर तक चावल भरे हुए थे। वो एक पुरानी रस्म थी। दुल्हन अपने पहले कदम से घर की बरकत को बुलाती है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा अंजलि, इस कलश को पैर से छूकर नीचे गिरा दो। अंजलि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने धीरे धीरे अपना पांव आगे बढ़ाया ही था कि अचानक उसका शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और अगले ही पल वो लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरने लगी। अंजलि! रजत ने झपट कर उसे थाम लिया। शांति निवास की सारी हंसी जैसे पल भर में सन्नाटे में बदल गई। मां, भाभी, रिश्तेदार सब उसकी ओर भागे। अंजलि की आंखें आधी खुली थीं, होंठ सूख चुके थे और माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। क्या हो गया नई दुल्हन को? किसी ने कहा। कहीं ये कोई अपशगुन तो नहीं? पीछे से एक फुसफुसाहट आई। लेकिन तभी रजत की भाभी सुरभि ने कहा, शायद थक गई होगी। शादी की रस्मों में बहुत देर हो गई है।
कुछ नहीं हुआ इसे। रजत, चलो इसे इसके कमरे में ले चलो, आराम करने दो। शांति देवी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ बड़ी बहू, तुम सही कह रही हो, कोई बात नहीं, आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। रजत और सुरभि अंजलि को सहारा देकर ऊपर की सीढ़ियों की ओर ले गए। अंधेरे में उसका लाल जोड़ा अब भी चमक रहा था, लेकिन उसकी चाल में जैसे कोई अदृश्य बोझ झूल रहा था। उधर शांति देवी ने घर की नौकरानी कमला को आवाज दी। अरे कमला, वो कलश यहां से हटा दे और चावल रसोई में रख दे। कमला सिर झुकाकर आगे बढ़ी, लेकिन जैसे उसने कलश को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो खुद ब खुद लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। चावल पूरे फर्श पर फैल गए, लेकिन रंग सफेद नहीं था, चावल काले हो चुके थे। कमला की सांस रुक गई। उसने आंखें फाड़ कर देखा, चावलों से छोटे छोटे कीटाणु रेंग रहे थे, कुछ मकड़ी जैसे, कुछ जैसे गोश्त पर पलने वाले कीड़े। कमला के हाथ से थाल गिर गया। उसने डरते हुए फर्श से नजर हटाई और एक पल के लिए पीछे हट गई। ईश्वर, ये क्या, ये चावल ऐसे कैसे हो गए? लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालती है और बड़बड़ाती है, शायद चावल ही खराब होंगे। हाँ, शायद नमी लग गई होगी, मैं क्यों सोचूं इतना। वो चुपचाप झाड़ू उठाती है और चावल समेटकर बाहर फेंक देती है। पर उसे क्या पता था कि ये कोई खराबी नहीं थी, बल्कि उस चौखट से किसी अंधे अंधेरे ने भीतर प्रवेश किया था। कमरे में हल्का नीला बल्ब जल रहा था। दीवारों पर उड़ती हुई परछाइयां फड़फड़ा रही थीं। गुलाब की पंखुड़ियां बिस्तर पर इस तरह बिछी थीं जैसे किसी ने उन्हें बड़ी एहतियात से रखा हो, हर पंखुड़ी की अपनी जगह। फूलों की महक घुली हुई थी। अंजलि को होश आ चुका था। उसने अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक खूबसूरत बिस्तर पर पाया, जिस पर गुलाब की लाल पंखुड़ियां बिखरी थीं। उसके पास रजत, शांति देवी, सुरभि भाभी और कुछ करीबी खड़े थे। सबकी आंखों में चिंता और राहत एक साथ थी। अंजलि, कैसी हो? रजत ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। उसने धीरे से सिर हिलाया। अब उसकी सांसें सामान्य हो रही थीं। सुरभि भाभी ने हंसते हुए माहौल को हल्का किया। लो देवर जी, अब हम सब चलते हैं बाहर। आपकी सुहागरात है, अब आप ही देखभाल कीजिए अपनी दुल्हन की। ये लीजिए दूध और सुबह आराम से उठना अंजलि। सब हंसने लगे। अंजलि और रजत दोनों थोड़ा मुस्कुराए। चेहरे पर शर्म की परछाई साफ दिख रही थी। धीरे धीरे सब कमरे से बाहर चले गए। रजत ने दरवाजा बंद किया। उसने पीछे मुड़कर अंजलि की ओर देखा, जो अब उसके सामने घूंघट हटाकर बैठी थी। रजत ने धीरे से उसके पास आकर हाथ पकड़ लिया। कैसी हो अब? अंजलि ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। रजत झुका, उसे अपने गले से लगाने ही वाला था कि अचानक अंजलि ने उसे बेहद जोर से कसकर गले लगाया, इतना कसकर कि रजत की सांसें घुटने लगी। अंजलि प्लीज छोड़ो। उसका चेहरा दर्द से सिमटने लगा। उसने हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और जैसे तैसे झटका देकर पीछे हट गया। अंजलि चुप थी। फिर अचानक जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ रजत? मेरे पास आओ ना। रजत ठिठका। उसके मन में कोई अजीब सा डर बैठ चुका था, पर वो खुद को समझाते हुए दोबारा अंजलि की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, अंजलि ने अचानक रजत को इतनी ताकत से धक्का मारा कि उसका सिर दीवार से जा टकराया। रजत गिरा और उसके माथे पर खून की एक पतली सी धार बह निकली। अंजलि बेड पर किसी दूसरी दुनिया में खो चुकी थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, होंठ हिल रहे थे, शरीर असामान्य तरीके से हिल रहा था।
वो खुद को जैसे किसी अदृश्य शक्ति के हवाले कर चुकी थी। अंजलि, ये क्या कर रही हो? इतना बोलते ही रजत बेहोश हो जाता है। कमरा पहले जैसा नहीं लग रहा था, हवा भारी हो चुकी थी। तभी अंजलि की कांच की चूड़ियां जोर से खनकी और अपने आप गिर पड़ी। जमीन पर कांच टूटने की आवाज गूंज उठी और उसके बाद कमरे की दीवार पर एक अंधेरा गाढ़ा धब्बा फैलने लगा, जैसे काली परछाई धीरे धीरे बिस्तर की ओर सरक रही हो। अंजलि अब भी असहाय थी, आंखें अध खुली, शरीर कांप रहा था। काली शक्ति ने अब पूरी तरह उस पर अधिकार कर लिया था। कमरा अब गूंगे अंधेरे में डूब चुका था। गुलाब की महक अब सड़ांध बन चुकी थी। सुबह की हल्की धूप शांति निवास के पिछले हिस्से में बने छोटे से बागीचे को सोने की रेखाओं से रंग रही थी। पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज उस सुबह को और शांत बना रही थी। लेकिन रजत के मन में कोई शांति नहीं थी। वो एक पतली लकड़ी की बेंच पर बैठा था, दोनों हाथों में सिर झुकाए, ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करता हुआ। उसके दिमाग में रात के वो दृश्य बार बार घूम रहे थे। अंजलि की कसकर जकड़न, धक्का, अजीब हरकतें। और फिर कहने लगा, क्या वो सपना था या मैंने सच में कुछ ऐसा देखा जो देखने वाला नहीं था? पीछे से अंजलि आ रही थी, हाथ में एक चाय की प्लेट, 2 कप और चाय की केतली लिए, हल्के से मुस्कुराती हुई। उसका चेहरा सुबह की धूप में चमक रहा था, पर उस चमक में एक अजीब सी चमक थी। ये लीजिए आपकी चाय जनाब, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। रजत ने चुपचाप कप लिया। वो उसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। आप तो कल रात जल्दी ही सो गए, अंजलि ने मजाक में कहा। कुछ किया भी नहीं आपने, सुहागरात ही थी ना। उसकी हंसी में मिठास थी, पर रजत को उसमें कोई अजनबीपन महसूस हुआ। रजत के हाथ में कप था, पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अंजलि का यह व्यवहार ऐसा था जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। तभी पीछे से भाभी सुरभि आ गईं। अरे देवर जी, कैसी रही आपकी रात? वो हंसी रोकते हुए बोली। अब बताओ, हनीमून पर कहाँ जा रहे हो आप दोनों? कोई प्लान है या हम बताएं कुछ शानदार जगह? अंजलि का चेहरा बदल गया। उसके होठों की मुस्कान अचानक कड़ी हो गई। आंखों में एक अजीब चमकती नफरत सी भर आई, जैसे ये सवाल उसके भीतर बैठे किसी और को नागवार गुजरा हो। सब रजत ने साफ देखा वो बदलाव। अंजलि ने बिना कुछ कहे दूसरा कप उठाया, चाय उसमें डाली और बोली, भाभी आप बैठिए, मैं अभी आती हूं। वो पलटी और धीमे धीमे कदमों से अंदर जाने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर रेंगते हुए चल रहे थे। वो अंजलि थी, लेकिन कोई और भी था उसके साथ। रजत भाभी की ओर झुका, धीरे से बोला, भाभी कल रात मुझे लगा अंजलि नहीं थी, कोई और था उसके अंदर, कुछ बहुत डरावना। भाभी पहले तो थोड़ा चौंकी, फिर जोर से हंस पड़ी। अरे देवर जी, ऐसा होता है, नई जगह नई जिंदगी। शरीर तो यहां होता है, पर आत्मा को समय लगता है रमने में। रजत हंसी में शामिल नहीं हुआ। उसकी आंखें अब भी उसी दिशा में देख रही थीं जहां अंजलि चली गई थी। उसे नहीं पता था कि दूर खड़ी अंजलि, या शायद उसके भीतर की वो परछाई, ये सारी बातें सुन रही थी। शांति निवास में दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन रजत अब भी वही बैठा था। इतने में अंदर से शांति देवी की आवाज आई, तेज, घबराई हुई। रजत, जल्दी आ बेटा, सुरभि बहू को क्या हो गया है? रजत के कानों में जैसे बम फटा हो। वो पूरी ताकत से भागा और देखा सुरभि बेहोश पड़ी है। अचानक भाभी की आंखें चढ़ गईं और वो घर का काम करते करते वहीं खड़ी खड़ी लड़खड़ाने लगीं। भाभी, भाभी, क्या हुआ? शांति देवी के हाथ कांप रहे थे और नौकरानी कमला को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रजत ने भाभी को गोद में उठाया
और तुरंत उनके कमरे में ले गया। बड़ा भाई आलोक किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर गया था, तो पूरा जिम्मा अब रजत के कंधों पर था। उसने कांपते हाथों से डॉक्टर को कॉल किया। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया। जांच के बाद मुस्कुराते हुए बोला, रजत मुबारक हो, तुम चाचा बनने वाले हो। भाभी को हल्का लो ब्लड प्रेशर है, पर चिंता की कोई बात नहीं। शांति निवास में जैसे अचानक रोशनी लौट आई हो। शांति देवी के चेहरे पर सुकून आया। कमला ने भी माथे से पसीना पोंछा। खुशी का माहौल बन गया। रजत थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया, पर वो मुस्कान पूरी नहीं थी। उसके दिमाग के कोने में अभी भी पिछली रातें और अंजलि का बदला चेहरा मंडरा रहा था। इसी बीच रजत का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम था अंजलि की मां। नमस्ते बेटा, तुम दोनों आज आ रहे हो ना? बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, हम इंतजार कर रहे हैं। शांति देवी पास ही खड़ी थी। उन्होंने तुरंत बात हाथ में लेते हुए कहा, अरे समधन जी, क्यों नहीं, मैं खुद भेज रही हूं अंजलि और रजत को। नई बहू है, पहली बार ससुराल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। रजत ने फोन रख दिया। एक पल को उसकी नजर खिड़की के बाहर खड़े नीम के पेड़ पर गई, जिसकी एक डाली अजीब तरीके से झूल रही थी। हवा नहीं थी, फिर भी हिल रही थी। उसने मन में सोचा, शायद ये सही मौका है अंजलि के घर जाकर उसके माता पिता से बात करने का। उन्हें बताना होगा कि अंजलि अब वैसी नहीं रही। कुछ है उसमें, कोई परछाई जो उसकी आंखों के पीछे छुपी बैठी है। वो ये सोच ही रहा था कि अंजलि कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। वही शांत मुस्कान, वही लाल साड़ी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, और उस चमक में रजत को अंजलि नहीं, कोई और दिखाई दे रहा था। सड़क सुनसान थी, धूप हल्की पड़ रही थी। रजत की कार धीमे धीमे अंजलि के मायके की ओर बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा रजत ने अंजलि से पूछा, अंजलि, कल रात तुम्हें क्या हो गया था? जब भी मैं तुम्हारे पास आया, तुम कुछ अजीब हरकतें करने लगी। अंजलि ने उसकी ओर देखा और फिर हल्के गुस्से से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपके साथ कुछ किया ही नहीं। आप तो खुद जल्दी सो गए थे। झूठ मत बोलिए, जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो क्या? रजत का दिल और डूब गया। उसके सवालों का जवाब उसके पास नहीं था, लेकिन अंजलि की आंखों में जो देखा वो जवाबों से ज्यादा डरावना था। अंजलि का घर आ चुका था। एक साधारण 2 मंजिला मकान, बाहर तुलसी का पौधा, छत पर साड़ी सूख रही थी। अंजलि की मां और पिता ने मुस्कुराकर स्वागत किया। रजत ने पैर छुए। अरे बेटा बैठो, मैं चाय लाती हूं, मां बोली। नहीं मां, मैं बनाकर लाती हूं, अंजलि ने तुरंत कहा। रजत को लगा कुछ पल पहले जिस अंजलि ने उसकी बातों पर शक जताया, वो अब मां से इतने प्यार से बात कर रही है। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं। अंजलि रसोई की ओर गई और रजत ने फुसफुसाकर कहा, पापा, मम्मी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? दोनों के चेहरे पर जैसे डर देख रहा हो। मां की आंखें पलके झपकाना भूल गईं। पिता के गले से बस एक जैसा निकला। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अंजलि अब पहले जैसी नहीं है। वो जब से हम दोनों की शादी हुई हैं, अजीब सी हरकतें कर रही हैं। अंजलि ये सारी बातें रसोई से सुन रही थी। उसका चेहरा सख्त हो गया, होठ भींच गए और आंखों में हल्का अंधेरा उतर आया। कुछ ही पल में वो चाय लेकर आई, बिल्कुल सामान्य हंसी के साथ। चलिए रजत, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूं। इतने में अंजलि की मां ने कहा, वही हुआ जिसका डर था। हमें अभी पंडित जी से बात करनी होगी। पिताजी ने तुरंत फोन उठाया और पंडित भास्कर नाथ को कॉल किया। अंजलि और रजत कमरे में अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और रजत के पास आकर बैठ गई। उसने रजत को बाहों में लिया।
रजत भी उसके पास आने लगा। इतने में ही अंजलि के अंदर से एक कर्कश आवाज आई जो किसी आदमी की थी। ए, तुझे एक बार कहा था ना, ये मेरी चोटी है, इसे मत छू, नहीं तो तुझे और तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। रजत ने जैसे बिजली का झटका खाया हो, उसका चेहरा सर्द पड़ गया। कुछ ही देर में पंडित जी पहुंचे। घर में घुसते ही उनकी आंखें सिकुड़ गईं। कुछ है इस घर में जो आम नहीं है। अंजलि कहाँ है? उसे मेरे सामने लाओ। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मां ने दरवाजा खटखटाया। अंजलि अब ठीक थी। उसने दरवाजा खोला। रजत बहुत डर चुका था। बेटा, चलो पंडित जी से आशीर्वाद लो। मां बोली। नहीं, अंजलि चीख पड़ी। मुझे उनसे कुछ नहीं लेना, ये सब दिखावा है। लेकिन मां ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती खींचकर पंडित जी के पास ले आई। पंडित जी ने लाल कपड़े में एक नींबू रखा और दोनों की नजर उतारने लगे। मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही पूजन पूरा हुआ, अंजलि गुस्से से कांपने लगी और चीखकर बोली, बस अब और नहीं। रजत, चलो यहां से। तभी वो रजत का हाथ पकड़कर उसे जबरन घर से बाहर खींच ले गई। पंडित जी ने नींबू उठाया जो अब पूरी तरह काला पड़ चुका था। उसमें से सड़ी बदबू आ रही थी। माता पिता कांप उठे। पंडित जी, आपने जो बोला हमने किया था। मांगलिक दोष की शांति करवाई थी। फिर ये सब क्यों? पंडित जी चुप रहे, फिर बोले, ये मांगलिक दोष नहीं है, ये कुछ और है। मुझे पूजा करनी होगी गहराई से, तभी जान पाऊंगा कि अंजलि को क्या हुआ है। शाम ढल रही थी। रजत का मन अब भी अस्थिर था। उसकी आंखों के नीचे गहरे साए थे। अंजलि मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी मुस्कान में अब कोई गर्मी नहीं, बस ठंडा अंधेरा था। वो धीरे धीरे भाभी के पास गई और उसके पेट पर हाथ फेरने लगी। भाभी एक पल को सहम रही। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। शांति देवी ने भी महसूस किया, अंजलि के हाथ का स्पर्श मानव नहीं, कुछ और था। दोनों ने रजत की ओर देखा, जो चुपचाप सोफे पर सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों में अब शब्द नहीं, सिर्फ भय था। बेटा, सब ठीक है ना? मां ने पूछा। हाँ, सब ठीक है मां, रजत ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन मां और भाभी समझ चुकी थी, कुछ तो है जो रजत कह नहीं रहा। अंजलि बाथरूम में चली गई। उसी वक्त रजत ने पूरी कहानी मां और भाभी को बता दी। भाभी सुनते ही कांप गई। तभी भाभी ने कहा, उसी वक्त उसने मेरे पेट पे हाथ फेरा, जैसे कोई देख रहा हो मेरे बच्चे को। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था अंजलि के पापा। शांति देवी ने फोन उठाया और सीधा सवाल किया, क्या हुआ है आपकी बेटी को? ये हमें क्यों नहीं बताया आपने? दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, माफ कीजिए, हम डर गए थे। अंजलि की कुंडली में मांगलिक दोष था, इसलिए उसकी शादी पहले एक पीपल के पेड़ से करवाई थी। पंडित जी ने कहा था इससे सब ठीक हो जाएगा। अब पंडित जी आपके घर आ रहे हैं, हम भी साथ आएंगे। वो ही बताएंगे कि क्या करना है। रात होगी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। पंडित भास्करनाथ और पीछे खड़े थे अंजलि के माता पिता। जैसे ही पंडित जी घर में घुसे, अंजलि जोर जोर से चिल्लाने लगी, तू आ गया, तू मरेगा अब, मैं तुझे जला दूंगी, यहां से चला जा, जा। पंडित जी ने अपनी कमर से शमशान की विभूति निकाली और अंजलि पर फेंक दी। एक झटका लगा और अंजलि बेहोश हो गई। सब सन्न थे। पंडित जी ने आंखें बंद की और सिर झुकाया। अब मुझे सब स्पष्ट है। अंजलि के अंदर वही प्रेत है जिस पीपल के पेड़ से उसकी प्रतीकात्मक शादी की गई थी। वो प्रेत अब उसे अपनी पत्नी मानता है
और जब भी रजत उसके करीब आता है वो उसे दूर कर देता है। अब एक ही रास्ता है, मां काली के मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान। रात का समय। रजत गाड़ी निकालता है। अंजलि को पीछे लिटाया गया। पंडित जी, मां, भाभी सब गाड़ी में सवार हुए। पंडित जी ने चेताया, रास्ते में प्रेत रुकेगा, छलावा बनकर आएगा, मत रुकना, जो हो जाए गाड़ी मत रोकना। रास्ता सुनसान था। अचानक सड़क पर एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, बाल खुले। मां, वो कौन है? भाभी डर गई। मत देखो, बस आगे देखो, पंडित जी बोले। गाड़ी गुजर गई और औरत हवा में खुल गई। मां काली का मंदिर। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन गर्भगृह से लाल रोशनी आ रही थी। मंदिर के पुजारी पहले से तैयार थे। पंडित जी ने हवन शुरू किया। रजत, मां काली के चरणों से सिंदूर लाओ और ये नींबू ले जाकर उसमें लपेट कर लाओ। रजत दौड़ कर गया और लाया। पंडित जी ने कहा, अब अंजलि की छोटी उंगली से थोड़ा खून निकालो। रजत ने कांपते हुए वैसा ही किया। अब इसके बाल का एक गुच्छा काटो और नींबू पर बांध दो। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा। नींबू को अंजलि के सिर से घुमाया, उसके माथे पर छुआ, फिर मां काली के चरणों से लगाकर कहा, हे मां काली, इस प्रेत को इस नींबू में कैद कर रहा हूं, इसे अपने चरणों के नीचे ले लो। और उन्होंने वो नींबू हवन कुंड में फेंक दिया। एक भयानक चीख गूंज उठी। हवा उल्टी दिशा में बहने लगी। हवन कुंड की आग नीली हो गई। अंजलि का शरीर कांपने लगा। फिर एक झटका और वो पूरी तरह शांत हो गई। प्रेत अब भस्म हो चुका था। एक हफ्ते बाद अंजलि अब बिल्कुल सामान्य थी, पहले जैसी प्यारी, शांत, सजीव। घर में रौनक थी। भाभी को एक प्यारा सा बच्चा हुआ था और रजत, अंजलि हनीमून के लिए मंसूरी रवाना हो चुके थे। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कर देना। आपका एक कमेंट हमारी वीडियो की रीच बढ़ाता है और हमें पता चलता है कि आपको किस तरह की हॉरर स्टोरीज पसंद है। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। शायद वो कहानी आपके कमेंट से शुरू हो।